यह बात सन 1907 के दशक की है, जब चंदनपुर नाम का एक गांव था जो रुस्तमपुर रियासत के अंतर्गत आता था। रुस्तमपुर के राजा मणिकचंद का जो महल था वह इसी चंद्रपुर गांव में बना हुआ था, जो बेहद ही आलीशान था। राजा का महल चंदनपुर की कोठी के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात था। राजा माणिकचंद्र के दरबार में आए किसी भी दुखियों की मदद नहीं करता था। वह केवल अपने सुख पर ध्यान देता था, ना कि प्रजा के दुख पर। एक दिन भिखारी राजा के दरबार में आता है और भिखारी राजा, मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा, अरे इसे अंदर किसने आने दिया, निकालो इसे यहाँ से। मैं इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। वह भिखारी रहता हुआ वहां से चला गया। राजा, मंत्री जी, ऐसे लोगों को अंदर घुसने मत दीजिए। इसी तरह से जो भी मदद मांगने आता उस राजा मानिकचंद बेइज्जती करके निकाल देता। एक रात राजा मानिकचंद के महल के पास टहल रहा था, तभी किसी की आवाज आती है, अघोरी मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। राजा, वह किसी की आवाज आ रही है। राजा मानिकचंद देखता है कि वह महल के पास ही एक अघोरी बुरी स्थिति में है, मदद के लिए पुकार रहा है। राजा, क्या हुआ है तुम्हें? अघोरी, मैं बहुत बुरी तरह से इस स्थिति में हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कृपया मेरी मदद करो। राजा, हट, मैं किसी की मदद नहीं करता, तुम लोगों के नाटक में खूब समझता हूँ, चलो निकलो यहाँ से। अघोरी, मैं सच कह रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। राजा, मुझे किसी की नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। अघोरी, तुम बहुत बुरे इंसान हो, देखना एक दिन इसके बदले तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। राजा मानिकचंद अघोरी की बात नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि उस अघोरी की महल के बाहर ही प्राण त्याग देते हैं। राजा, मंत्री जी, जल्दी से जल्दी इसकी लाश को ठिकाने लगवा दो। मंत्री जी, महाराज अभी लगवाता हूँ। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन कुछ लोग मानिकचंद के मिलने आते हैं और किसी से गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। अगले दिन, राजा, मंत्री जी, कल कुछ लोग आए थे, वह कह रहे थे हमारे राज्य पर कुछ संकट आने वाला है। मंत्री, हाँ महाराज, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि यह राजपाट ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। राजा, शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी, शुभ शुभ बोलिए। जैसी खबर आ रही है वैसे ही होता है। बड़े कार्यक्रम और बदलते दौर के साथ एक दिन वक्त ही राजा मानिकचंद की रियासत पड़ती है। सरकार ने सारी रियासतों का विलय भारत सरकार के अधीन कर दिया था। सभी राजाओं के रियासतें उनसे छीन जाने लगी। मानिकचंद भी उनमें से एक थे। राजा मानिकचंद अब अपनी रियासत के लोगों में सिर्फ मानिकचंद हो गए थे। रुतबा बरकरार रखने के लिए रियासत में कब्जा की गई जमीन बेचे जाने लगी और बेचकर आए पैसों की शान से शौकत बरकरार रखने की कोशिश की जाने लगी। धीरे धीरे सभी जमीन जायदाद खत्म हो गई। मणिकचंद फकीर हो गया। इसके साथ मणिकचंद का सारा घमंड और कांच की तरह टूट चूर हो गया। अब मणिकचंद के पास एक आम आदमी के दुखों के बारे में पता चल रहा था। एक दिन अचानक मणिकचंद की पत्नी ने कहा, पत्नी, आप तो ठहरे राजा साहब, आपके लिए तो मेहनत मजदूरी नहीं बनी, घर का खर्चा चलाने के लिए लग रहा है कि मुझे काम करने के लिए दलील लागनी पड़ेगी। राजा, राज परिवार के घर की बहुएं को लाज पर्दे में रखना जाता है। राजा मणिकचंद को अपनी पत्नी की बात इतनी बुरी लगी कि उन्हें खुद आत्मघात होने लगी। राजा मन में, यह मेरी सबसे करनी का फल है। मैंने आज तक इतने गलत काम किए कि उनकी सजा यही है। सबको दुख दिया और अपना राजधर्म छोड़कर भोग विलास में लुप्त रहा, यह उसी का सजा है। गांव के बाहरी तरफ एक खंडर हो चुका एक मंदिर था। वहां पर पूजा पाठ नहीं होती थी और ना ही उधर कोई आता जाता था। मानिकचंद उस मंदिर में जाकर बैठ गया। सारी बातें सोच सोच कर मानिकचंद अपना आपा खो देता है और मंदिर की औकट पर अपना सिर पटक पटक कर जान देने की कोशिश करने लग जाता है। सिर पटक पटक कर होने वाला दर्द राजा की बुद्धि के द्वार खोल देता है और उसे यह आभास हुआ, राजा, मेरे ना होने से मेरी पत्नी और राज्य का हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे और नहीं नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। इस तरह मानिकचंद ने आत्महत्या का इरादा बदल दिया। सिर पटकने की वजह से खून बहुत निकला रहा था।
वह खून उसी खंडर के पास रखे एक फूलदान पर जा गिरा। जैसे ही खून उस फूलदान में गिरता है, फूलदान में से एक जिन निकलकर बाहर आता है। जिन मानव के खून की प्यास आज जाकर बुझ पाई है। हा हा हा, मैं आजाद हो गया। राजा, कौन हो तुम? जिन, मैं इस खंडर का जिन हूँ, इसी फूलदान में रहता हूँ। एक अघोरी ने मुझे 70 साल पहले इसी फूलदान में कैद कर दिया था। राजा, फिर तुम बाहर कैसे आ गए? जिन, अघोरी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी भी इंसानी खून के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लग रहा है वह अघोरी मर गया है। जिनकी यह बात सुनकर मानिकचंद को उसी रात की बात याद आती है जब एक अघोरी उससे मदद मांगी थी और उसने मदद करने से मना कर दिया था। अगले ही दिन उस अघोरी की मृत्यु हो गई थी। राजा जिन से पूछता है, राजा, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? जिन, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में राज करूंगा। राजा, वो कैसे? जिन, जिस शरीर के खून से मुझे मुक्ति मिलेगी उस शरीर को धारण कर लेने से मेरी शक्तियां 7 गुना बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारा शरीर हासिल कर लूंगा। हा हा हा। राजा, मुझे छोड़ दो। अभी कुछ देर पहले ही मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं था, पर अब मुझे अपने परिवार और राज्य की चिंता हो रही है। जिन, कैसी चिंता? बोलो, मैं तुम्हारे शरीर के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा, ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसे मैं तुरंत नहीं ले सकता। मुझे मेरे परिवार से इस बारे में चर्चा करनी होगी। जिन, ठीक है, ये लो इत्र, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। ये इत्र 1 महीने तक खत्म नहीं होगा। इस इत्र की खुशबू जहाँ तक चलेगी तुम्हारा राजपाट तुम्हें वहां तक मिलेगा। उस क्षेत्र में मौजूद लोग तुम्हें फिर से राजा मानने लगेंगे। राजा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिन, याद रहे कि ठीक 1 महीने बाद तुम अपने आप अपनी स्थिति में बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। आह आह आह। राजा जिनका दिया हुआ इत्र अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ जहाँ से राजा गुजरता है वहाँ वहाँ पर उसे अद्भुत बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके महलों के करदाताओं का अपना फिर से चालू होगा। दिन के दिए हुए इत्र की खुशबू मानिकचंद की शाही फिर लौट दिया।